कुछ अधिकार देने की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, पहले जस्टिस देने की बात करता है। सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय वो न्याय है जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। हम न्याय को बड़ी छोटी परिभाषा में दे देते हैं, किसी ने चोरी करी, उस चोर को पकड़ के आपको सजा दे दी, या कुछ केस हुआ, आपकी संपत्ति है, उस पर आपको न्याय मिल गया कोर्ट केसेस में, वो एक छोटी डेफिनेशन है। न्याय बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जो न्याय जो हजारों सालों से हर समाज में कुछ ना कुछ रूढ़िवादिता नहीं है, कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन है, उनको खत्म करते हुए तमाम लोगों को एक नज़र से देखा जाए, सबके साथ समान न्याय हो, हर व्यक्ति कानून की नज़र में समान हो, सरकार किसी के साथ भेदभाव ना करे, अमीर गरीब सब बराबर हो। आर्थिक न्याय, सबको इक्वल इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी दी जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अंबानी की प्रॉपर्टी छीनकर आपको दे दी जाएगी। आर्थिक न्याय मतलब हर व्यक्ति के पास वो आजाद, वो मौका हो कि वो अपनी मेहनत से, सरकार की मदद से इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी को हासिल करे, उसके साथ इकोनॉमिकल जस्टिस हो, किसी का भी इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन ना हो। राजनीतिक न्याय, आपके पास वो आज़ादी हो कि आप अपने पॉलिटिकल व्यूज के हिसाब से आगे बढ़ सके, कोई आपको आपके पॉलिटिकल व्यूज के लिए प्रोसिक्यूट ना करे। मेरी विचारधारा कुछ भी हो सकती है। देखिए, लोकतंत्र में कांग्रेस बीजेपी को दुश्मन मत समझिए। लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक विचारधाराएं जो होती है वो विरोधी होती हैं, दुश्मन नहीं होती। विरोधी और दुश्मन में बड़ा फर्क होता है। विरोधी आइडियोलॉजिकल हो सकता है, विरोधी दोस्त बन सकता है, दुश्मन एक बड़ा नेगेटिव टर्म है। सैडली आज के दौर में हम बड़ा न्याय, आपकी जो भी राजनीतिक विचारधारा है, सरकार उसके लिए आपको दबाएगी नहीं। आप किसी भी पार्टी के सदस्य हो सकते हैं, आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा को फॉलो कर सकते हैं, हालांकि तब तक जिससे राष्ट्र की एकता को खतरा ना पड़े। कल को आपके अंदर टेररिज्म, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो हिंदुस्तान के साथ आजाद हुए पर वो देश टूटे। मैं एग्जाम्पल देता हूँ पाकिस्तान का। इस्लाम के नाम पे बना था, लगभग सब लोग जानते हैं, बट सन 1971 आते आते टूट गया। क्यों? 1952 में पाकिस्तान ने एक बड़ी ऐतिहासिक गलती कर दी। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान की केवल एक ही जुबान होगी, वो ही उर्दू। आपने पाकिस्तान की मेजॉरिटी आबादी जो बांग्ला बोलती थी, जो तकरीबन टोटल आबादी का 53% हिस्सा था, उनसे आपने कह दिया कि क्योंकि आप बांग्ला बोलते हैं इसलिए आप सेकंड क्लास सिटीजन हैं। उन लोगों को लगा हम मेजॉरिटी है तो हमें सेकंड क्लास बता रहे हैं। उसका नतीजा 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी से होता है। तो ये आज़ादी देती है आपको विचारों की। आपके पॉलिटिकल व्यूज कुछ भी हो सकते हैं, आपके पर्सनल व्यूज कुछ भी हो सकते हैं, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। अभिव्यक्ति की, आप सरकार से सवाल कर सकते हैं, आप इंस्टीट्यूशन से सवाल कर सकते हैं, आप सोसाइटी से सवाल कर सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं उन तमाम संगठनों से जो आपके प्रति जवाबदेह हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो कोई सी भी स्टेट। हमारे होता कलेक्टर से सवाल नहीं करना, आईएएस ऑफिसर है, डरना क्यों नहीं, वो सब सिविल सर्वेंट हैं, वो आपके प्रति रिस्पॉन्सिबल है। आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है? वो यही सवाल, यही अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है कि आप सरकार से सवाल करें, पूछें, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करें। विश्वास, धर्म और उपासना, ये वो कोर आइडेंटिटी है जिसने हिंदुस्तान को आज बांधे रखा है। हमारे साथ कई देश आजाद हुए जहाँ रिलीजन के नाम पर सिविल वॉर्स हुई। यूगोस्लाविया का नाम सबने सुना होगा, मार्शल टीटो, अगर आपने कभी भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ा हो। सोवियत यूनियन खत्म होने के बाद वो देश आज तक लगातार टूटता जा रहा है। यूगोस्लाविया से सर्बिया, बॉस्निया बना, फिर से क्रोएशिया बना, क्रोएशिया से कोसोवो बना, कोसोवो से मोंटेनीग्रो बना। क्यों? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट वहाँ साथ में नहीं रह पाए, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स वहाँ पे साथ में नहीं रह पाए। साथ में इसलिए नहीं रह पाए कि उनमें कुछ आइडियोलॉजिकल क्लैशेस थे। जो पावर में था उसने दूसरे सेट को दबाया। इनिशियली सर्बियंस ने बॉस्नियंस को दबाया, बाद में बॉस्नियंस ने कोसोवोस को दबाया। तो जब भी किसी देश में लोगों के पास धर्म की, विश्वास की, उपासना की आज़ादी नहीं होती, वो देश टिक नहीं पाते। बिकॉज जब आप किसी को दबाते हैं, वो व्यक्ति ऑब्वियसली, धर्म हर व्यक्ति के दिल के नजदीक है, वो रेजिलिएंट होगा, वो विद्रोह करेगा, देश टूटेगा। हमारा संविधान आज़ादी देता है कि आप अपने हिसाब से अपने धर्म को फॉलो करें, आप अपना विश्वास रखें, आप अपने तरीके से उपासना करें, सरकार आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। सरकार की नज़र में हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, सिख हो, सब बराबर है। साथ के साथ ये उस इक्वालिटी की बात करता है, ये उस इक्वालिटी की बात करता है जिसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। हिंदुस्तान में समानता बहुत प्रॉब्लमैटिक शब्द है। यही वो संविधान है कि आज इस क्लास में, इस हॉल में अगर मैं गलत है तो मुझे लड़कियां ज्यादा दिख रही हैं। हमारे संविधान ने वो अधिकार दिया कि लैंगिक तौर पे कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है। हिंदुस्तान में पहले दिन से एडल्ट फ्रेंचाइज है। हमारी असेंबली कितनी दूरदर्शी थी कि पहले दिन से महिलाओं को, पुरुषों को समान मताधिकार मिले। ब्रिटेन के अंदर, यूरोप के अंदर 100 सालों की लड़ाइयों के बाद, एडल्ट फ्रेंचाइज मूवमेंट के बाद जाके मताधिकार मिले। ब्रिटेन में 1960s तक जिनके पास एक निश्चित मात्रा में जमीनें होती थी वो वोट डाल सकते थे, या जो इनकम टैक्स पे कर सकते थे वो वोट डाल सकते थे। अमेरिका में 1960 के सिविल राइट्स मूवमेंट तक ब्लैक्स के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी थी, नहीं थी वोटिंग राइट्स की। इंडिया जैसे देश ने आज़ादी के बाद क्लियर कट पहले दिन से तमाम लोगों को बराबर समझा और इसी ने वो ताकत दी।
आज चाहे नेता कितना बड़ा क्यों ना, उसको इलेक्शन के वक्त में गरीब से गरीब बस्ती में जाकर वोट मांगना पड़ता है। क्यों? बिकॉज वो अमीर आदमी के वोट से नहीं बनता, मेजॉरिटी गरीब है, मिडिल क्लास उनके वोट से बनता है। सरकार आपके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। अवसर की समानता, आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आप एससी हैं, आप जनरल ओबीसी हैं, उससे अवसर की समानता का फर्क नहीं पड़ता। आप सरकार की नजर में बराबर हैं, सरकार आपको बराबर मौके देती है। और वो तबके जो हिस्टोरिकली दबे रहे, जिनके पास बराबरी के मौके नहीं थे, उनको बराबरी लाने के लिए सोशल जस्टिस की मूवमेंट चलाई गई, अफर्मेटिव एक्शंस किए गए रिजर्वेशंस के तौर पर। वुमेन्स रिजर्वेशन है, एससी एसटी का रिजर्वेशन है, इवन अब पंचायती राज में लोकल बॉडी से वुमेन रिजर्वेशन लाया जा रहा है ताकि रिप्रेजेंटेशन बढ़े, अफसरों की समानता रहे, उस हिस्टोरिकल अनजस्टिस को अंडू किया जा सके। साथ के साथ व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता, पैटर्निटी, राष्ट्र की एकता और अखंडता कब बरकरार रहेगी? जब हर व्यक्ति बराबर होगा, हर व्यक्ति के पास समान अधिकार होंगे, हर व्यक्ति के पास जब डिग्निटी होगी, उसको ये लगेगा कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, मुझे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, मेरी आइडेंटिटी है और उसके दम पे मुझे कोई दबा नहीं सकता। उसको सुनिश्चित जब किया जाएगा तभी देश में फ्रेटर्निटी आ सकती है, बंधुत्वता आ सकती है। देखिए, याद रखिए, नेशनल आइडेंटिटी जो होती है ना, दो तरह की होती है। एक एक्सक्लूसिव नेशनल आइडेंटिटी होती है, एक इंक्लूसिव होती है। मतलब जो किसी राष्ट्र की पहचान होती है वो दो तरह से बनती है। एक, आप एक राष्ट्र की परिभाषा बना लें। क्लास में अक्सर बच्चे समझते हैं कि मतलब वो मजाक के सच में कहता हूँ कि भैया जो जना पोहा जलेबी खाता है वही केवल रियल डिजाइन वाला हो सकता है। ये राष्ट्र की परिभाषा है, जो पोहा जलेबी नहीं खाएगा उसके साथ हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे। ये एक डेफिनेशन है। और एक इंक्लूसिव डेफिनेशन ये है कि भाई तुम पोहा जलेबी खाओ, तुम समोसा खाओ, तुम्हें जो खाना है खाओ, तुम बराबर के नागरिक रहोगे। हमारी संविधान सभा ने ये चीज़ को इंश्योर किया कि हिंदुस्तान की जो राष्ट्रीय इमेज बनेगी, नेशनल आइडेंटिटी बनेगी, वो ऐसी होगी कि आप कोई सी भी भाषा बोले, आप कोई से भी कपड़े बोले पहने, आप किसी भी समाज से आए, किसी भी व्यवस्था से आए, आप इस देश के नागरिक हैं। आपके पास वो समान गरिमा कोर्ट्स में भी रहेगी, समाज में भी रहेगी, सोशल लाइफ में भी रहेगी, जो किसी और व्यक्ति के पास होती है। ये संविधान सभा एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल की शुरुआत हम भारत के लोगों से हुई है, हम मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से नहीं हुई है। इसमें बड़ी चीज एक इंपॉर्टेंट है कि आखिरी पैराग्राफ भी इस चीज को सुनिश्चित करता है कि इसको जो एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग, इसको जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसको इनैक्ट कर रहे हैं, मतलब हमने इसको अडॉप्ट किया, हमने इसको इनैक्ट किया, मतलब हमने इसको बनाया, कानूनी ढांचे में बनाया, और आखिरी में हमने इसको आत्मार्पित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आत्मार्पित का मतलब क्या? ये हम अपने आप को खुद दे रहे हैं। मतलब सरकार सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम जनता है। और संविधान जनता से बना, संविधान जनता ने बनाया, संविधान जनता के लिए बना, और आखिर में संविधान को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, संविधान को हल्के में मत लीजिए, बिकॉज यही वो डॉक्यूमेंट है जो आपको इस देश का बराबर का नागरिक बनाता है, जो आपको मौकों की आज़ादी देता है। बट एक चीज़ और है, आज़ादी की बातें हो गई, राइट्स की बात हो गई, इसके साथ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आती है जो एज ए स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखनी होगी कि अधिकारों की उम्मीद आप तभी कर सकते हैं जब आप अपनी ड्यूटीज़ को निभाएं। होता क्या है, हम अधिकारों की तो बात कर लेते हैं कि भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम कुछ भी करें, हमें नहीं देख रहे, हमारा भी पॉइंट है, बट ड्यूटीज़ भी तो निभाएं। एज ए स्टूडेंट्स आपकी क्या ड्यूटी? अगर सिंपल सी बात करूं, इसलिए पढ़ने का मतलब केवल किताब पढ़ना, कोर्स पढ़नी बने। देखिए, कॉलेज आने का मकसद ऑनलाइन मोड में भी डिग्री मिल रही थी, बट ऑफलाइन कॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है? आप लोग सवाल करते हैं, आप लोग इंटरेक्ट करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, तभी तो आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाएंगे। कॉलेज का काम डिग्री देने का नहीं है। अगर डिग्री लेना है तो राजा भोज है मध्य प्रदेश में, ओपन डिग्री देती, ले लीजिए। कॉलेज की इंपॉर्टेंस क्या है? टीचर्स यहाँ केवल पढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं, उनका मकसद है आपके अंदर सवाल पूछने की क्षमता को बढ़ाएं। तो उस चीज़ को लेकर आप भी ऑनेस्ट हो, एज ए स्टूडेंट अपने कॉलेज के प्रति, अपने कोर्स के प्रति वफादार बने, उसे दिल लगा के पढ़े, सवाल करें, एक रैशनल ह्यूमन बीइंग बने। बिकॉज रैशनल ह्यूमन बीइंग बनोगे तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर पाओगे। चलिए, थैंक यू सो मच।